Welcome to ISL Enabled Virtual Lab of CSIR. हेलो दोस्तों, मैं हूं जिज्ञासा और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं CSIR नीरी के एक वैज्ञानिक से जो हमें उनके शोध के क्षेत्र से संबंधित कुछ जानकारी देंगे और उससे जुड़े कुछ रोचक अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट नीरी के वैज्ञानिक के साथ। नमस्कार नीरी के सभी सुनने वालों को। आज हमारे साथ नीरी के एक बहुत ही इनोवेटिव, आशावादी एवं जिम्मेदार ऐसे एक वैज्ञानिक से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर खैरनार जी, आपका जिज्ञासा पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, फिर भी क्या आप सुनने वाले बच्चों को अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं डॉक्टर कृष्णा खैरनार CSI नीरी नागपुर में वैज्ञानिक हूँ और मैं बेसिकली बाय एजुकेशन एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं फ़िलहाल जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसमें हम RT-PCR टेस्टिंग और होल जीनोम सीक्वेंसिंग पे काम कर रहे हैं। और जो पूरे विदर्भ का जो रीजन है वो भारत सरकार ने हमें उसकी जिम्मेदारी दी है होल जीनोम सीक्वेंसिंग की, जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं महाराष्ट्र के, और तमिलनाडु जो है तमिलनाडु राज्य का भी जिम्मेदारी हमें दिया गया है और जम्मू कश्मीर का भी फॉर होल जीनोम सीक्वेंसिंग। ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग हम सार्स कोविड वायरस के लिए करते हैं। RT-PCR एंड होल जीनोम सीक्वेंसिंग के पहले क्या आप हमें कोविड के बारे में बता सकते हैं? कोविड-19 वायरस एक अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो ये बहुत ही छोटा ऐसा वायरस है कि जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसका साइज़ नैनो में रहता है। तो ये नैनो साइज्ड वायरस है जिसका जो आनुवंशिक तत्व है वो RNA है। RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, जो एक न्यूक्लियोकैप्सिड जो है, जो एक प्रोटीन की जो ऊपर की जो परत है उसके अंदर वो रहता है। तो बड़ा ही सामान्य स्ट्रक्चर होता है वायरस का। एक आपको न्यूक्लिक एसिड होता है अंदर में, जिसे हम RNA बोलते हैं, और उसके बाहर में जो परत होती है वो प्रोटीन की होती है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं या प्रोटीन कोड बोलते हैं। और वायरस को स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जिससे वो आपके जो सेल्स है जिनको अटैक करता है उसको वो अटैच करता है, उसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। हमने RT-PCR के बारे में सुना है। RT-PCR का काम क्या है? देखिए, RT-PCR जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम PCR है। ये एक ऐसी तकनीक है जो वायरस का जो RNA है उसको वो क्वांटिफाई करता है। अभी वो कैसे क्वांटिफाई करता है? पहले तो वायरस का जो RNA है उसको एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। जनरली सेंट्रल डॉगमा ऑफ जो DNA है उसमें वो ऐसा है कि आपका RNA से आपके DNA से RNA बनता है और फिर RNA से प्रोटीन बनता है। जैसे जब हमारा DNA टू RNA बनता है तो हम उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब RNA से प्रोटीन बनता है तो हम उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। देखिए, सामान्य भाषा में कहूँ तो किसी भी जीनोटाइप से ही फिनोटाइप बनता है। जैसे अगर आपका कोई कलर है, आँख का कलर है, बालों का कलर है, ये कहीं ना कहीं इसकी इन्फॉर्मेशन जीन्स में छुपी रहती है। तो ये तो ह्यूमन बीइंग तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बट वायरस में भी यही प्रणाली चलती है कि भाई जो जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो बाहर कैसे दिखे। तो जीनोटाइप का फिनोटाइप में कन्वर्ट होने के लिए आपको RNA से कन्वर्ट होते हुए DNA में जाना पड़ता, RNA से कन्वर्ट होते हुए प्रोटीन में जाना पड़ता है। तो प्रोटीन ही आपके जो भी जो एक्सप्रेशंस है, आपके जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं उसको, वो चाहे वो फूलों का कलर हो, चाहे वो पत्तियों के अलग अलग कलर हो, चाहे वो आपकी आंखों का कलर हो, या जो भी है, हर चीज़ का कोड आपके DNA में होता है जो RNA के थ्रू प्रोटीन में कन्वर्ट होकर उसको दिखाता है। पर ये जो वायरस है, ये जो कोविड का वायरस है, ये RNA वायरस है। तो इसका जो अपना जो जीनोम है या आनुवंशिक तत्व है वो RNA है, क्योंकि ये वायरस का इन्फेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने के लिए ये RNA स्टेज में रहता है। तो जब हमें इस वायरस के साथ काम करना पड़ता है तो हमारी जो प्रणालियां हैं जो RT-PCR की, उसमें जनरली हमें DNA पे ही काम करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो सेंट्रल डॉगमा के एकदम अपोजिट चलता है। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई पहले DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में RNA से हम DNA बनाते हैं,
क्योंकि ये वायरस आरएनए है तो हम उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसीजर को हम cDNA सिंथेसिस बोलते हैं। तो जब cDNA सिंथेसिस होता है फिर हमें डीएनए मिल जाता है और हम उस डीएनए को लेके आरटीपीसीआर में एम्पलीफाई करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन बी डन ऑन अ डीएनए। हम यानी डीएनए जब हमें मिल जाता है स्ट्रैंड तो हम इस पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने से क्या होता है कि जो आरटीपीसीआर है, जिसको हम रियल टाइम पीसीआर भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमें एम्पलीफिकेशन बढ़ता है वो आपके फ्लोरोसेंस से प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रणाली रहती है कि जो हर एम्पलीफिकेशन के साथ में हर एक साइकिल में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंस रिलीज करती है। तो जैसे जैसे हमारा एम्पलीफिकेशन बढ़ता है वो फ्लोरोसेंस का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और हमें एक ऐसा एम्पलीफिकेशन प्लॉट मिलता है जिसमें हमें फ्लोरोसेंस का एक ग्राफ मिलता है। उसको देख के हम बताते हैं कि भाई ये वायरस का क्या क्वांटिटी है। तो आरटीपीसीआर आपको सिर्फ वायरस के बारे में ही नहीं बताता, इवन वायरस की क्वांटिटी को भी बताता है। इसलिए आप लोगों ने सिटी वैल्यू वगैरह देखा होगा अपने रिपोर्ट में, सिटी वैल्यू 25, 24, 35 ऐसा लिखा रहता है। ये वही दिखाता है कि आपका सिटी वैल्यू क्या है। तो जितना हायर सिटी वैल्यू होता है उतना ही कम वायरस होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पीसीआर को उतने ज़्यादा साइकिल्स लगे वायरस को ढूंढने में। तो अगर आपका सिटी वैल्यू हाई है, जैसे 35 है, तो उसमें वायरल लोड कम है, और अगर आपका सिटी वैल्यू 25 है तो आपका वायरल लोड ज़्यादा है। तो सिटी वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वायरस लोड। तो हम जब भी सिटी वैल्यू की रिपोर्ट देखते हैं आरटीपीसीआर की, तो हम उसमें सिटी वैल्यू देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, ये हाई सिटी वैल्यू यानी आप में का वायरस कम है आपके बॉडी में। वाओ, ये इन्फॉर्मेशन तो इंटरेस्टिंग है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि डिटेक्शन में जितना ज़्यादा एफर्ट लगता है उतना ही इन्फेक्शन ज़्यादा होता है? करेक्ट, ये बिल्कुल आपने सही बोला कि कितना एफर्ट लेना पड़ा, कितने साइकिल्स ज़्यादा लगे सब पीसीआर को उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि पीसीआर में एक थ्रेशोल्ड सेट होता है ताकि हम नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशंस को अवॉइड कर सके। तो वो इसलिए रहता है, वो क्वालिटी की तरह रहता है कि भाई अगर इस बार के ऊपर वो गया तो ही हम उसको जेन्युइन एम्पलीफिकेशन देखते हैं। तो वो करने में अगर उसको साइकिल थ्रेशोल्ड क्रॉस करने में ज़्यादा साइकिल लगते हैं तो उसकी सिटी वैल्यू हाई हो जाती है, और अगर साइकिल थ्रेशोल्ड क्रॉस करने में कम साइकिल्स लगे तो दैट मीन्स वायरस ज़्यादा था, क्योंकि वायरस की क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए वो जल्दी एम्पलीफाई हो गया। तो ऐसा है वो। सैंपल कलेक्ट करने के लिए क्या आरटीपीसीआर की तरह कोई और भी टेक्निक्स है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली आप सबने नाजोफेरेंजियल एंड ओरोफेरेंजियल स्वैब्स के बारे में सुना होगा, जो हम लोग जो नाक में डालते थे और मुंह में डालते थे और टेक्नीशियंस कलेक्ट करते थे, जो बहुत पेनफुल रहता था, और इससे सभी वाकिफ़ है। और सो सीएसआर नीरी ने एक ऐसा इनोवेशन लाया जिसमें हम एक नॉन इन्वेजिव तरीके से भी क्या सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि पेशेंट को तकलीफ़ तो होती है। तो अगर हम कोई ऐसी टेक्निक ला पाए जिससे कि पेशेंट को तकलीफ़ कम हो पर हमें रिजल्ट भी मिले। यह सैंपल कलेक्शन टेक्निक कैसे काम करती है? इस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक टेक्निक विकसित की जिसे हम सलाइन गार्गल मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक गार्गल लिक्विड है, जो 5 ml का गार्गल लिक्विड है जो हमने तैयार किया है, जिसको आपको अपने मुंह में लेना है और 30 सेकंड का गार्गल करना है, और उसके बाद में 30 सेकंड का आपको मुंह में रिंस करना है। तो ऐसा टोटल 1 मिनट मुंह में वो आपका गार्गल लिक्विड रख के आपको वापस उस जो कंटेनर है उसमें डाल देना है। एक फ़नल भी रहता है उसमें, उसका इस्तेमाल करके आपको उसमें डाल देना है, और उसका जो कैप है वो बंद करके आपको कोल्ड चेन में डाल देना है। बस इतना ही करना है और आपका ये सैंपल हमारी लैब में आ जाएगा। और लैब में आने के बाद में हमने इसमें और एक तकनीक विकसित की है जो बहुत कम लोगों को पता है। हमने एक ऐसा द्रव तैयार किया है जिससे आपको आरएनए एक्सट्रैक्शन किट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स जो होती है वो बहुत कॉस्ट ऐड करती है आरटीपीसीआर में। तो हमने ऐसा एक द्रव यूज़ किया जिसको हम ये गार्गल के साथ मिला दे और रूम टेम्परेचर पर रख दे 30 मिनट के लिए, तो हमें काम करने लायक आरएनए मिल जाता है। वो वायरस में से आरएनए निकाल लेता है और हम उसको लेके आगे आरटीपीसीआर या होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो इस नाइस, यह तरीका तो काफ़ी लाभदायक और किफ़ायती रहा होगा। बहुत कॉस्ट कम हो गया, और इन्हीं दो बड़े फीचर्स को देखते हुए ऑनरेबल जो यूनियन कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इसको गेम चेंजर टेक्नोलॉजी बोला था और नीरी को इसकी बधाई भी दी थी। और इस टेक्निक को हमने 3 बड़ी कंपनीज इंडस्ट्री पार्टनर्स को कमर्शलाइज भी किया है, जिनमें से एक हाई मीडिया है
और एक मेरिल है और एक MS प्लास्टी सर्ज है जो एक MSME यूनिट है। और देश की सेवा के लिए हमने इस टेक्निक को देश को समर्पित किया है। हमने इसका कोई कॉस्ट चार्ज नहीं किया, हमने इस टेक्निक को फ्री ऑफ कॉस्ट इसका नो हाउ इन तीनों कंपनी को दिया है ताकि इसका प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि हम वैज्ञानिक लोग हैं, हम तकनीक का निर्माण कर सकते हैं पर हम इंडस्ट्री लेवल पे उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमें इंडस्ट्री का साथ लगता है, क्योंकि स्केलिंग अप करने के लिए इंडस्ट्री के पास वो ताकत है। इनोवेशन पावर CSR के पास है, नीरी के पास है, अनुसंधान केंद्रों के पास है, पर बनाने की जो क्षमता वो इंडस्ट्री के पास रहती है। तो इसको देखते हुए हमने इसको स्केल अप, इसका तो पहले हमने ICMR और DCGI का अप्रूवल भी लिया, क्योंकि कोई भी तकनीक को अगर हमें अगर मार्केट में उतारना है, लोगों को यूज़ करने में लाना है, तो उसको हमें 2 क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। एक ICMR के जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, और दूसरा DCGI विच इज़ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो DCGI है ये ही हमें अनुमति देती है कि इसको हम इंसान में यूज़ कर सकते हैं क्या। तो ये दोनों अनुमति मिलने के बाद में हमने इसको कमर्शलाइज़ कर दिया, और इसको हम अभी अपने जो डे टू डे जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं नागपुर में, जो इतनी प्रसिद्ध तकनीक हो गई है, ये हमें यहाँ हाई मीडिया, मेरिल और प्लास्टिक सर्च की ही किट्स है जो आ रही हैं, और भी कई प्राइवेट लैब्स हैं नागपुर में जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तकनीक अभी जो बाकी कमर्शियल पार्टनर्स हैं वो इसको अभी विदेश में भी एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस ले रहे हैं, और इस पे आगे का भी जो अप्रूवल का काम है वो जारी है। बट इस तकनीक ने हमको बहुत सुविधा दी, क्योंकि एक तो क्या है कि इस तकनीक को हम दूर दराज के गांव तक भी ले जा पाएँ, क्योंकि अपने देश की 70% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है, और केवल 30% के आसपास ही जनसंख्या अपने शहरों में रहती है। तो हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ रहने के कारण वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़, आपने देखा होगा कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो PPE किट पहन के घंटों घंटों गर्मी में ये आपका सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे बड़े तकलीफदायक सिचुएशन में इस तरीके का सैंपल कलेक्ट करना तो डिफ़िकल्ट है ही स्वैब को यूज़ करके, प्लस उसमें आपका जो टाइम है वो भी बहुत लगता है, और स्किल्ड मैन पावर लगता है। आप खुद स्वैब नहीं कलेक्ट कर सकते अपना। पर गार्गल से क्या हो गया कि आपको एक स्किल्ड मैन पावर जो लगता था पहले सैंपल कलेक्शन के लिए, वो रूल आउट हो गया। आप खुद ही अपना सैंपल कलेक्ट करके दे सकते हैं, घर से भी दे सकते हैं या वो सेंटर पे आके भी दे सकते हैं। और दूसरा, जो RNA एक्सट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा जो कॉस्ट था, जो ऑलमोस्ट 40% कॉस्ट ऐड करता है पूरी RT-PCR टेस्ट में, उसको भी हमने इसमें से पूरी तरीके से उड़ा दिया। और अब हमारा जो स्पेशल जो RNA रिलीज बफर है, जिसे हम RNA रिलीज बफर बोलते हैं, उससे ये बहुत ही पूरा जो प्रोसीजर है RT-PCR का, ये बहुत ही सस्ता हो गया। तो जो चीज़ एक वक्त यानी हज़ारों रुपए में टेस्ट होती थी, वो हमारे यहाँ पे 100 रुपये में टेस्ट हो जाती है, अगर मैं कॉस्ट बताऊँ तो। वैसे तो एज अ गवर्नमेंट हम लोग सबको ही टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं करके, किसी से कोई चार्ज नहीं करते। बट अगर कोई इसको प्राइवेट लेवल पे भी करना चाहे तो वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वे में इसको कर सकता है, और गवर्नमेंट भी इसको अपनाए तो बहुत कम दाम में गवर्नमेंट टेस्टिंग कर सकती है, प्लस इसको बहुत बड़े एरिया में फैला सकती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, दूर दराज के एरिया है, गांव हैं, खेड़े हैं या आदिवासी एरिया है, वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है विथ स्किल्ड मैन पावर, और वो पूरा पैराफेरनेलिया, आपका PPE किट और कलेक्शन। आप अगर सिंपल एक गार्गल ट्यूब लेके वहाँ पहुँच जाए और वहाँ सैंपल कलेक्ट कर ले, उनको बेसिक इंस्ट्रक्शन दे कि आपको इस तरीके से 30 सेकंड का गार्गल करना है, 30 सेकंड का रिंसिंग करना है और वापस ट्यूब में थूक देना है, इतना इंस्ट्रक्शन उनके लिए इनफ रहता है, और इससे हम सैंपल कलेक्ट करके लैब में लाके प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारी जो रीच है, जो पब्लिक हेल्थ सर्विस की जो रीच है, वो हमारी एकदम बढ़ जाती है। तो ये उस लिहाज से ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है। दूसरा ये है कि अभी पैंडमिक एकदम कम हो गया है, हम सोच रहे हैं कि शायद हम पोस्ट पैंडमिक सिनारियो में अभी जाएंगे। तो पोस्ट पैंडमिक सिनारियो में इस तरीके का जो गार्गल बेस्ड कलेक्शन है, ये पोस्ट पैंडमिक सर्विलेंस के लिए भी बड़ा काम आ सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और इसका क्या महत्व है? देखो, जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोसेस, जैसे मैं बताया कि एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, पर आपको जो मैंने बताया कि जीनोम क्या है, जीनोम एक ब्लूप्रिंट है आपके जो बॉडी का या आपके जो एक्सप्रेशंस का, जो जैसे मैंने बताया कि आपका शरीर कैसा है, आपके आँख का क्या कलर है, आपके बाल का क्या कलर है, आपके स्किन का क्या कलर है, ये सब का इन्फॉर्मेशन आपके जीन्स में रहता है। वैसे ही RNA का भी सारा इन्फॉर्मेशन उसके वायरस का भी सारा इन्फॉर्मेशन उसके RNA में रहता है, इस वायरस का जो कोविड-19 का वायरस है। तो हमें अभी होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है?
हम होल जीनोम सीक्वेंस कर लेते हैं तो हमारे सामने में एक वायरस की पूरी खुली किताब मिल जाती है, यानी वायरस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस होल जीनोम सीक्वेंस में छुपी रहती है। तो हम जब होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो हमारे सामने पूरा उसका सीक्वेंस सामने आ जाता है और हमें पता रहता है कि भाई ये वायरस ने कहाँ म्यूटेट किया है, ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, या ये वायरस नहीं म्यूटेट हो ये ठीक है, या इसके ऐसे रीजन्स है जो खतरनाक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वायरस अभी खतरा नहीं करेगा, पर कुछ ऐसे रीजन है जो हमें पता है जो हॉटस्पॉट है, अगर वहाँ म्यूटेशन हुआ तो वो अलार्म बजाता है कि नहीं यहाँ हुआ तो ये प्रॉब्लम बढ़ाएगा। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होल जीनोम सीक्वेंसेस से मिल जाती है और प्लस हमें वेरिएंट का भी पता चल जाता है कि ये कौन सा वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है, ताकि हम पॉलिसी मेकर्स को, सिविक अथॉरिटीज़ को हम अलर्ट कर सकते हैं कि भाई ये वेरिएंट आया है, इससे बचिए। क्या किसी भी लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग करना कॉमन है? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत कम जगह चालू है। पूरे विदर्भ में केवल नीरी ही है जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है और कोई पूरे विदर्भ में कोई नहीं है। महाराष्ट्र का एक राज्य के बराबर का साइज़ है विदर्भ का, जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और जो है भी वो भी केवल महाराष्ट्र में और बाकी जगह है। उसमें भी एक NIV पुणे है जो देश की एक नेशनल लैब है, तो उसको वो महाराष्ट्र में तो है बट वो देश की लैब है। और कुछ और एक दो कॉलेजेस है जहाँ पे होल जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है, बट जितने होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स चाहिए उतने नहीं हैं। यानी अगर आप पॉपुलेशन टू फैसिलिटी रेशो देखें तो वो बहुत ही कम है। हमें और होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की ज़रूरत है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग एक्चुअली एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ये इतना आसान नहीं है, इसलिए इसको करने वाले भी कम हैं। और जिन जगहों पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जहाँ बहुत अच्छा स्किल्ड मैन पावर है, वहीं पे संभव है। तो आपने यह गोल कैसे अचीव किया? नीरी एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे इस तरीके की काबिलियत है तो हम इसको कर पा रहे हैं, बट हमारा एक ऐसा एम है कि हम इसको बहुत ही सिंपल बना दें। जैसे अब RT-PCR भी आया था तो बहुत इसको लेके हवा था कि RT-PCR बहुत कम लोग कर सकते, पर जब कोविड पैंडेमिक ने बहुत लोगों को RT-PCR में ट्रेन कर दिया, अब बहुत सारी छोटी छोटी लैब्स भी RT-PCR करती है, कई सारी प्राइवेट लैब भी करने लगी। तो हमारा यही गोल है कि इसी तरीके से हम जीनोम सीक्वेंसिंग को भी बहुत साधारण बना दें। तो ये हमने एक सलाइन गार्गल बेस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू किया ताकि जो सैंपल कलेक्शन और RNA एक्सट्रैक्शन का जो पोर्शन है उसको तो हम कम से कम सिंपल बना पाए। बाकी वर्क फ्लो सेम है होल जीनोम सीक्वेंसिंग के, पर कम से कम सैंपल कलेक्शन तो ईजी हो गया, क्योंकि सैंपल कलेक्शन एक बॉटलनेक होता है। बॉटलनेक का मतलब क्या होता है? एक लिमिटेशन है कि वहाँ से ही सब चीज़ें डिसाइड होती है। अगर सैंपल कलेक्शन अपना दिक्कत दे रहा है तो फिर बाकी की सारी प्रोसीजर्स पे कोई मतलब नहीं है। तो हमने इस पे हिट करने की कोशिश की कि हम सैंपल कलेक्शन को कैसे सिंपल बना सकते हैं। तो ये एक उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो नीरी ने लिया है और ये हमें होल जीनोम सीक्वेंसिंग का जो सर्विलेंस है इसमें भी बड़ी मदद कर रहा है। नीरी के इस खोज का क्या महत्व है और क्या इम्पैक्ट रहा है? तो नीरी ने अभी तक 5000 होल जीनोम सीक्वेंसेस करके सरकार को सबमिट किए हैं, यानी ये बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है। और जब हमने RT-PCR की तो RT-PCR में हमने 1 लाख के आसपास RT-PCR टेस्टिंग की और नीरी DBT के द्वारा नियुक्त की गई रीजनल हब भी थी। हमारी जो लैब थी उसने पूरे नागपुर रीजन का एक हब का भी रोल प्ले किया, तो जिसमें हब और स्पोक मॉडल के अंतर्गत, यानी हम एक हब थे नीरी और स्पोक्स थे, जैसे IGGMCH जो मेयो हॉस्पिटल जिसे हम बोलते हैं, GMC नागपुर, देन एम्स, देन आपका जो माफसू है, जो माफसू में जो टेस्टिंग सेंटर था, और आपका जो नागपुर यूनिवर्सिटी का सेंटर था, ये सब हब एंड स्पोक मॉडल में थे। तो ऐसे कंप्लीटली मिला के ये पूरे टेस्टिंग सेंटर्स ने मिलके ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन RT-PCR टेस्टिंग्स की, तो जो नागपुर जैसे शहर के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस रही। और ये जो कंबाइंड एफर्ट था, ये DBT के रैंकिंग में देश का 2nd नंबर का टेस्टिंग एफर्ट रहा। जो नागपुर से टेस्टिंग हुई है ये DBT के पैमाने में दूसरे नंबर पे रहा। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि नागपुर में जिस तरीके से कोविड-19 के लिए सभी ने मिलकर जो काम किया, सभी हॉस्पिटल्स ने, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम किया, ये बहुत ही काबिल तारीफ था। क्या कोविड ख़त्म हो चुका है? देखिए, कोविड-19 से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कोविड-19 से संभल के रहना है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और हमें जो मैंने बताया SMS, यानी सेफ डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन, यानी ये 3 चीज़ों का हमें
निरंतर पालन करना है। जब तक WHO पैंडमिक को ये नहीं बोलता कि पैंडमिक ख़त्म हो गया है, तब तक हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जो कोविड-19 के पैंडमिक को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। नहीं तो ये पैंडमिक चलते रहेगा और ये हमारी जो इंसानी जो तबका है, इसको ये कंटिन्यूसली ये चैलेंज देता रहेगा और हम इसी में ही लड़ते रहेंगे और ये लड़ाई लंबी खिंच जाएगी। अगर इस लड़ाई को हमें ख़त्म करना है तो हमें ये 3 चीज़ों का पालन करना है। देखिए, वैक्सीन तो है ही, दवाइयाँ तो है ही, पर जो एक बेसिक चीज़ हमें समझनी कि अगर आप इस वायरस को अपने अंदर घुसने से रोकोगे तो आपने लगभग 90% लड़ाई वहीं जीत ली। पर हम वहीं पे चूक कर देते हैं, वहीं हम हमारे गार्ड्स डाउन कर देते हैं और हम इस वायरस को अपने अंदर जाने का मौका देते हैं। ये वायरस तभी पनपेगा, ये वायरस तभी म्यूटेट होगा, ये वायरस तभी बदलेगा जब आप ये आपके अंदर जाएगा। ये बाहर पड़े पड़े नहीं बदलेगा। तो आपको इसकी जो रोकथाम में जो SMS जो कहे गए हैं, सेफ डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन तीनों को हमें पालन करना है। आपने यह जो सारे काम किए हैं उसका समाज पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव और योगदान रहा है और यह सब काफ़ी प्रेरणादायी है। क्या आप अपने सुनने वाले युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा ये कहना है कि हमें हमेशा जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम समझते हैं, उसका हमें हमेशा एक एप्लीकेशन की तरफ में उसका एक समाधान ढूंढना है। क्योंकि हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, हम वो ज्ञान अर्जित इसलिए करते हैं ताकि हम चीज़ों को सरल बना पाएँ, जटिल बनाने के बजाय सरल बना पाएँ। तो वही एक्चुअली हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यानी हम अगर अपने ज्ञान का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे कि हम फ्रूगल साइंस की बात करते हैं। हमारा देश कोई बहुत अमीर देश नहीं है, हमारा देश आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे देश में चैलेंजेस बहुत हैं और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ऐसे में अगर आपके पास में एक अलग सोचने वाला दिमाग है, जो सरल सोचता है, जो जटिल चीज़ों को सरल बनाता है, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रूगल साइंस बोलते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारा जो मंगल मिशन हुआ, ये उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि किस तरीके से फ्रूगल साइंस का इस्तेमाल करके हमने मंगल का मिशन पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेस पा लिया। उसकी कहानी बड़ी लंबी है पर बड़ी इंस्पायरिंग है। पर हमारे देश ने उसको सक्सेस क्यों पाया? क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने उसको बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक वे में सोचा और गुरुत्वाकर्षण की जो ताकत है, उससे स्लिंग शॉट से हमने हमारा यान है जो आपके मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको देख के कई देश अवाक है कि ये कैसे कर लिया भारत ने। क्योंकि हमारे पास में जो संपन्नता थी वो कम थी और हमारे पास में उस तरीके का यान नहीं था कि जो डायरेक्ट मंगल ग्रह तक हमारे मंगल यान को इंजेक्ट कर सके। तो ये दिखाता है कि हम आज भी द टॉप ऑफ द लेवल और कटिंग एज साइंस कर सकते हैं अगर हमारी सोच बहुत ही फर्टाइल है और हम हमारी जो ज्ञान है उसको हम समाधान की तरफ प्रेरित करें। जैसे आपका जो मंगलयान का जो लॉन्च है, वो जो ग्रेविटी नाम की मूवी बनी थी जो हॉलीवुड में, उससे भी कम दाम में हमने रियल में मंगल पे हमारा यान पहुंचा दिया। तो सभी इसको देख के आश्चर्य, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास में हमारे कंस्ट्रेंट्स थे, हमारी मजबूरी थी। तो हमारी मजबूरी ने हमें रोका नहीं, हमें कुछ और सोचने के लिए प्रेरित किया। अगर हमारे पास में सब रिसोर्सेज होते तो हम शायद उस दिशा में प्रेरित नहीं होते कि हम कुछ नया ढूंढ पाए। तो हमारा देश एक बहुत ही बढ़िया एक अपने आप को आजमाने की जगह है। आपके इन सारे कामों को सुनकर एक सवाल मन में उठता है कि आपका कैरियर कैसे शुरू हुआ और वैज्ञानिक के तौर पर अब तक का आपका सफ़र कैसे रहा? मैं भी जब कनाडा में था तो मैंने वहाँ पे काफ़ी साल काम किया, पर मैंने देखा कि अगर हेल्थ सेक्टर की बात है तो हेल्थ सेक्टर के लिए अपने ही देश में आके काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एशिया और अफ्रीका में ये चैलेंजेस सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ आते हैं तो हमारा जो भी नॉलेज है उससे हम अगर अपने देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ तो यही सबसे अच्छा अचीवमेंट हमारे लिए होना चाहिए। और यही मैं सभी स्टूडेंट्स और बच्चों से ही कहूँगा कि आप इसी दिशा में इसी बात को सोच रख के इसी दिशा में बढ़िए, तभी आप अपने देश को आगे ले जा पाएंगे। और विदेश जाना कोई गलत नहीं है, आप विदेश जाइए, वहाँ पे आप वहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए, वहाँ देखिए और आप अपने आप को पूछिए कि आपका रियल पर्पस क्या है। क्या आपका पर्पस अपने देश की सेवा है कि आप अपने देश की सेवा विदेश में भी रह के कर सकते हैं? क्योंकि साइंस तो ग्लोबल है, आप विदेश में भी रह के अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और पूरे इंसानियत का भी उत्थान कर सकते हैं। बट हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप देखेंगे तो विदेशों में ये प्रॉब्लम्स नहीं है इतने। हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसके कारण हमारे यहाँ पे
कई बीमारियां हैं जिसके लिए आपका यहाँ होके चीज़ों को समाधान पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और ये तो एक एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जिसमें हमारे देश के कई दिग्गजों ने ऐसे काम किए हैं जिसके कारण देश की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसमें बड़ी मदद हुई है। तो ये भी उनमें से एक है। आपकी तरह हम विद्यार्थी देश और मानवता के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं और कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, ये सारे, मेरा ऐसा कहना है कि आप सब्जेक्ट कोई भी पढ़ाई करें, अल्टीमेटली क्या है कि जब आप रिसर्च लेवल पे आते हैं तो चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी हो जाती है। तो आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं आप उसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि इस फील्ड में मैथमेटिशियंस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जिस तरीके से प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाए कि भाई ये वेव कब आएगी, और वो बड़ा सटीक मॉडलिंग किया उन्होंने, तो ये कोई वायरोलॉजिस्ट ने नहीं किया, ये एक मैथमेटिशियन ने किया। तो आप कोई भी फील्ड की पढ़ाई कीजिए, आप फिजिक्स की पढ़ाई कीजिए, आप मैथमेटिक्स की पढ़िए, आप बायोलॉजी पढ़िए, आप इकोनॉमिक्स पढ़िए। आप इकोनॉमिक्स का भी सही ढंग से यूज़ करेंगे तो इसमें बड़ी मदद कर सकते हैं पैंडेमिक में। तो ये बड़ा होलिस्टिक काम है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वायरोलॉजी पढ़े या हर कोई मैथमेटिक्स पढ़े, पर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग कॉमर्स, आपने उसको बहुत सीरियसली पढ़ना है और थरोली पढ़ना है, ताकि आप यहाँ के लिए सोल्यूशन दे पाए। जैसे एक एग्जांपल, हमारे यहाँ के जो सिविक अथॉरिटी है वो बड़े ही यानी सक्षम और बहुत ही काबिल अफसर हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बार बस कहा कि देखो, मैं इस दिशा में देख रहा हूँ कि हमें अगर अर्ली वार्निंग मिल जाए वायरस की, तो हम जैसे पूरे देश में लॉकडाउन लगाते हैं या पूरे स्टेट में लॉकडाउन लगाते हैं या पूरे सिटी में लॉकडाउन लगाते हैं, हमें अगर ऐसी स्थिति आए कि हम एक लिमिटेड एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दे, तो हम बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस रोक सकते हैं। अगर हम इस वायरस को फैलने दें और हमें अर्ली वार्निंग नहीं मिले तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस लाएगा। तो ये एक यानी IAS ऑफिसर की थिंकिंग है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं तो आपकी वो सोच अगर अच्छी हो तो आप पेंडेमिक को रोकने में बहुत मदद कर सकते हैं, और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस पेंडेमिक को नागपुर में बचाने के लिए। तो आप कोई भी फील्ड के रहिए, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट है तो आशा ग्रुप के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया इसमें। उन्होंने आके लोगों के घर घर दवाइयाँ पहुँचाई, लोगों को अवेयरनेस फैलाए। उनको कोई साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, बट उनका जो सोशल एक्टिविज्म था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये मैं तो कहूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में पढ़िए और ज्ञान के पीछे जाइए। चेज द एक्सेलेंस, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स। अभी आज वायरस का प्रॉब्लम है, कल हो सकता है कोई बड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाए, कल को हो सकता है कोई केमिकल प्रॉब्लम आ जाए। तो ये तो प्रॉब्लम आती रहेंगी, बट हम अगर तैयार है, अपने नॉलेज में थरो है, तो हम हमारे देशवासियों की और पूरे जनता की मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खैरनार जी। आपने हमारे साथ जो भी अनुभव और ज्ञान साझा किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और हमें आगे कुछ करने के लिए प्रेरणा और दिशा भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से दी। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिज्ञासा प्रोग्राम आप लोगों ने केंद्रीय विद्यालय के साथ लॉन्च किया है। मैं भी केंद्रीय विद्यालय का ही प्रोडक्ट रहा हूँ। मैं कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में पढ़ा था, जो कलकत्ता में था। तो बहुत अच्छा लगा जिज्ञासा प्रोग्राम में बात करके, और मैं सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। इस प्रकाश को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पॉडकास्ट में से कुछ दिलचस्प जानकारियाँ मिली होगी और इन महान वैज्ञानिकों के कार्य तथा किस्सों से भविष्य के लिए आपको प्रेरणा भी मिली होगी। मैं जिज्ञासा फ़िलहाल आपसे विदा लेते हुए और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अलविदा।